सो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शन नाम से पता चल रहा है कि जब एक से ज्यादा कोई चीज हमें स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हमें कलेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहला कलेक्शन आपने क्या पढ़ा है? एक कलेक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उसका नाम बताओ। एरे। एरे। क्यों? क्योंकि भाई एरे में आप कभी भी एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो यस आप सर। एरे यूज कर लेते थे टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू। हालांकि एक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एक से ज्यादा वैल्यू आप अपने इस पर्टिकुलर कलेक्शन डाटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब कोई किसी भी ये एरे क्या होता है कि भाई ये तो एक कलेक्शन है, क्लास है, ये किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है, चाहे वो इंटीजर की हो, स्ट्रिंग की हो, या किसी की भी हो। राइट। लेकिन एरे के साथ एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? हम एरे कैसे डिफाइन करते थे? मान लो स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं तो ऐसे बनाना पड़ता था हमें। स्ट्रिंग एरे इक्वल न्यू करेक्ट। इक्वल न्यू जो भी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और शुरू में ही बताना पड़ता था भाई कितने साइज का एरे बना रहे हो। यस सर। राइट। अब आपने यहां बना दिया और आपने कल को खाली यूज क्या करना है? आपको 4 का ही यूज करना है। जी। मतलब 0 में कुछ आपने डाल दिया ना, 1 में डाल दिया, 2 में डाल दिया, 3 में डाल दिया, 4 में डाल दिया, लेकिन उसके आगे आपको यूज नहीं करना। या यस फिर सर। फिलहाल के लिए समझ लो 2 ही यूज करना है। तो ये गलत बात है कि आपको शुरुआत में ही बताना पड़ जाए। तो आपका मतलब 8, जो बाकी की 8 की मेमोरी होगी वो खराब चली गई। राइट। एक इंटीजर मान लो अगर 4 बाइट लेता है तो 10 चौका 40 बाइट आपने शुरू में ही घेर ली। और एट द एंड आपको पता लगा भाई यार मेरे पास तो दो ही वैल्यू सेव करानी थी, ज्यादा नहीं करानी थी, अभी 4 ही करानी थी, या फिर 5 ही करानी थी। तो कोई सर एक ऐसा ऐसा भी तो हो तरीका हो। सकता है हाँ पूछो। कि जैसे ये जो रेंज हमने 10 लिखी है, बिना रेंज लिखे भी तो करते हैं हम, करली ब्रैकेट बना देते हैं और साइड में लिख देते हैं सारी चीजों को। करेक्ट, लेकिन जैसे उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि ऐसे भी हम जी। लिख देते हैं कि ऐसे करके कर्ली यस ब्रैकेट। सर। लेकिन और उसमें क्या यही है, हम। उसमें भी दिक्कत है। हाँ हाँ नहीं, बात तुम्हारी सही है कि इसमें ही हमने भर दिया एबीसी यस सर। एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे भी जी। क्या है, ये तो सिर्फ लिखने का तरीका है। लिखने का सिर्फ एक तरीका है। इसका मतलब भी जी। एक्चुअली में क्या है कि तुमने ये एरे बनाया है। वो मैंने नहीं, बताया बट था कि ये तो इसमें एक तो रेंज हम लिखते नहीं है ना सर, ब्रैकेट के अंदर ऐसी कोई रेंज लिखते नहीं है, और जितना हमें नोट करना होता है या कुछ भी लिखना होता है वो लिख देते हैं अंदर, बट अंदर हम कोई हाँ रेंज सेट नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि इसमें हम कोई अंदर रेंज सेट नहीं करते। बट मैं तुम्हें जी। क्या बता रहा हूँ, वो तो समझो कि हम जो ये जी। लिखते हैं, हम चाहे ऐसे ही लिख रहे हैं, बट जी। हमें तो दिख रहा है कि हम कोई रेंज सेट नहीं कर रहे। बट एक्चुअली यस में सर। डॉट नेट ने यहाँ पे ऐसा रेंज सेट कर दिया हो। अगर मान लो कल को तुम्हें यहाँ पे एरे स्ट्रिंग में एक तीसरे या फिर दूसरे इस पे डालना होगा कुछ, तो क्या डाल पाओगे? आंसर है नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार में लिखा, कोई रेंज नहीं बताई, लेकिन उसी टाइम पे वैल्यू भी तो फिक्स कर दी। अब इसमें 2 से ज्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं डाल सकते। यस सर। यस सर। ठीक है, कहने ठीक का है। मतलब ये है कि एरे का दिक्कत ये है कि आपको या तो पहले रेंज स्टेट बता दो कि भाई कितने साइज का एरे है, फिर इस साइज तक की कितनी वैल्यू भी डाल सकते हो, लेकिन बाकी की बची हुई मेमोरी वेस्ट जाएगी। या फिर जैसे तुमने बताया वैसे भी डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कल को मुझे और वैल्यू डालनी हो तो नहीं डाल पाऊंगा मैं। वो वहां पे फिक्स हो गई कि 2 ही वैल्यू है तो 2 ही वैल्यू डाल पाऊंगा, अगली वैल्यू नहीं डाल पाऊंगा, तो ये भी गलत बात है। तो एक तरीका होना चाहिए कुछ कलेक्शन में, डॉटनेट ने सोचा, माइक्रोसॉफ्ट ने, कि भाई हम जब हमें डालना हो नया आइटम तब ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाए और उसमें हम नया आइटम डाल दें। अगर अगर हमने नहीं डालने नए आइटम तो उसका साइज पुराना वाला ही रहे। ऐसा कुछ हो तो मजा आ जाए ना आए। बिल्कुल। बढ़िया हो करेक्ट। जाएगा सर ऐसे। हाँ तो ऐसा इन्होंने डॉटनेट एरे जो है ये सारे लैंग्वेज में होता है। हर लैंग्वेज में एरे तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जो अब कलेक्शन बता रहा हूँ ये डॉटनेट स्पेसिफिक है। मतलब और किसी लैंग्वेज में भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा कि और किसी में होगा ही नहीं, लेकिन ये डॉटनेट स्पेसिफिक है। हो सकता है एक दो लैंग्वेज ने और भी इसे इस्तेमाल कर लिया हो, यूज कर लिया हो, लेकिन सारी लैंग्वेज में होगा ये नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेज में होगा, ये डॉटनेट का स्पेसिफिक है। तो एक हम बनाएंगे क्लास, वही हमने क्लास कलेक्शन एग्जांपल नाम की क्लास बना ली।
अब बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, एक एक के लिए एक एक मेथड बनाएंगे हम। करेक्ट। पहला कलेक्शन जो डॉटनेट ने दिया उसका नाम है एरे लिस्ट। ठीक है, अब इसे डिफाइन करने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है इसका, एरे लिस्ट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, कुछ भी नाम दे दो इस तरीके से। तो बेसिकली एक डॉटनेट की क्लास है जो डॉटनेट ने ऑटोमेटिकली बना रखी है, इस कलेक्शन के अंदर आता है ये, इस बेसिकली नेम स्पेस के अंदर आता है, कलेक्शन के अंदर नहीं, कलेक्शंस नाम के नेम स्पेस के अंदर एक क्लास दी है डॉटनेट ने एरे लिस्ट। अब ये क्या है, इसके अंदर आप जब भी वैल्यू डालोगे तभी उसका साइज बढ़ेगा, अदरवाइज उसका साइज नहीं बढ़ेगा। क्लियर। तो ये जो अभी हमने लिखा है एरे लिस्ट ओबीजे ए आर आर न्यू, ये वाली लाइन, तो सभी ये जो हम कलेक्शन बनाए सभी के लिए एक ही लाइन रहेगी या अलग अलग बनानी पड़ेंगी सभी मेथड्स ये के लिए? सिंटैक्स है, सिंटैक्स है, मतलब जितने एरे लिस्ट बनाने हैं, अगर एक कलेक्शन बनाना है तो ये, कल को दूसरा बनाना है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे अच्छा, ऑब्जेक्ट के मतलब ये साथ जो होता हमने है। मेथड बनाया है, ये पब्लिक वॉइड एरे इज ऑपरेशंस, तो इसके लिए ये तो ये खाली, ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। नहीं नहीं, इस मेथड का और इसका कोई लेना देना नहीं है, हम सारे काम अच्छा, मेथड के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर बहुत सारी क्लास हैं। तो हर क्लास के लिए, हर बेसिकली कलेक्शन के लिए एक अलग मेथड बना दूंगा जिससे सारा ऑपरेशन उस मेथड के थ्रू हम एग्जीक्यूट कर लें। बट जो आपको सीखना है, मेथड के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी, मेथड आपको ऑलरेडी जी, पता है क्या होता है। यस सर। आपको सीखना है कि कलेक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक एरे लिस्ट नाम का कलेक्शन है, ये क्या करता है, डायनेमिक इसमें वैल्यू आप स्टोर कराते हो तो इसका साइज डायनेमिक टाइम पे बढ़ता है। आपको शुरू में बताना नहीं पड़ेगा कि क्या इसका फिक्स साइज है, फिक्स साइज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो एरे से ये चीज इसमें बेनिफिट है। क्लियर। जी, और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरीके से अब ये एरे लिस्ट बन गई। अब बन जी, गई तो इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दो, ऐड कर दिया एक। अच्छा, एरे में दो दिक्कत थी, एक दिक्कत तो ये थी कि आपको स्टार्टिंग में बता देना पड़ता था कि भाई कितने साइज का एरे है, और दूसरी ये भी दिक्कत थी कि भाई स्ट्रिंग नाम के एरे में सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू जाएगी और किसी की वैल्यू यस नहीं, सर। नहीं जा सकती। और राइट। किसी की नहीं जा सकती, राइट, बिल्कुल। लेकिन एक तरीका है कि अगर मुझे सब कुछ डालना हो तो क्या बना लूं, कलेक्शन। नहीं कलेक्शन तो है ही है, अगर मुझे स्ट्रिंग भी डालना हो अपने एरे में, इंटीजर भी डालना हो, बूलियन भी डालना हो, डेट टाइम भी डालना हो, तो क्या बना लूं, इज इट पॉसिबल इन एरे। एरे में तो नहीं है ऐसा पॉसिबल, एक ही टाइप का है एरे एक, चलता है। नहीं है पॉसिबल है, एक सबके पापा हैं कीवर्ड जो अपने बताया था अंदर सब शायद कुछ कोई स्टोर कर परम। लेते हैं। नहीं, एक सबके पापा हैं डाटा टाइप जो अपने अंदर सब कुछ स्टोर कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट। क्या है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना लूंगा तो अपने अंदर कुछ भी स्टोर कर लेगा, चाहे स्ट्रिंग दो, चाहे इंटीजर दो, चाहे बूलियन दो। हम्म। तो एरे में पॉसिबल है, राइट। बताओ। यस सर, पॉसिबल है, मैंने बनाया नहीं है लेकिन बनाऊंगा मैं एक ऐसा एरे ऑब्जेक्ट वाला। करेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वाला एरे बनाना, और ये पॉसिबल है। जी, एरे में भी अगर आप ऑब्जेक्ट का एरे बनाओगे तो पॉसिबल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट तो आप जिसका बनाओगे वही वैल्यू डाल सकते हो। वही वैल्यू डालेंगे। करेक्ट, तो एरे लिस्ट ने इसको भी तोड़ दिया कि भाई अब आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालो। एक बार मैंने इंटीजर डाल दी, इस बार स्ट्रिंग डाल देता हूं, और देखो ऊपर मुझे कोई साइज नहीं बताना पड़ा, जैसे ही मैं साइज डालता रहूंगा वो उसको अपना साइज बढ़ाता रहेगा। तो नई वैल्यू डालने के लिए क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है। एक बार बूलियन डाल दी मैंने, ऐड ऐड लिखना ही जरूरी है, मैंडेटरी ऐड। हाँ हाँ, मतलब ये तरीका बताया कि कैसे नई वैल्यू डालनी है, नई वैल्यू डालने के लिए ऐड लिखना जरूरी है। एक मेरा ब्रैकेट मिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो अब ये होता है इंसर्ट, मतलब वैल्यू ऐड करने का तरीका, ऐड वैल्यूज।
टू द एरे लिस्ट। क्लियर अभी तक? ऑब्जेक्ट बनाया यस और सर। वैल्यू ऐड करोगे तो ऐसे करोगे। अब ऐड करोगे तो आपको रीड भी करनी होगी वैल्यू, यस राइट? सर। तो रीड करने का तरीका क्या है? लूप। लूप तो है ही, अगर सारी एक साथ रीड करनी है तो लूप है। अगर यस एक एक सर। करके रीड अगर एक एक करके रीड करनी है तो कैसे करोगे? इन वैल्यू 1, वो क्या करोगे? ओबीजे अरे सेम वही जैसे उसमें करते थे। ठीक है, इस तरह से रीड कर लोगे। लेकिन अभी ये उससे एरर दे रहा पहले है। इसको सेव कराना पड़ेगा। क्या सेव कराना पड़ेगा? जैसे ये ओबीजे एरे 01 लिया है हमने, कौन सा 01 उसको इंट बताओ? वैल्यू, ये जो ओबीजे एरे 0 लिया है सर, लेकिन हम करेक्ट। 0 क्यों ले रहे हैं इसको? हमने तो कोई रेंज सेट नहीं करी। पर इंटरनली इंडेक्स तो बनता ही है ना। इंटरनली किसी को चार चार वैल्यू को डालोगे तो कैसे बनेगा? चार मेमोरी तो बनी होगी ना। कलेक्शन में इंटरनली इंडेक्स तो बनता ही बनता है। अगर मैं कह दूं चार बंदे को बिठा दो तो तुम चार डेस्क पे तो बिठाओगे, मतलब चार चेयर होंगी यस तभी तो सर। बिठाओगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इज नॉट पॉसिबल इन यहाँ पे ना, कि एक मेमोरी के ऊपर जी। चार चीज नहीं डाल सकते आप। तो इंटरनली तो बन गया होगा ये इंडेक्स। तो हमने बोला जीरो इंडेक्स का इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इंटीजर में एक वैल्यू 1 में सेव करा लिया। इस तरह हाँ, से हम रीड करते हैं। लेकिन अभी देख रहे होगे आप नीचे रेड रेड आ रही है वैल्यू, रेड आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से तो रीड नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि एक कंसेप्ट होता है कि एक्चुअल में ये कैसे काम कर रहा होगा। अगर ये कोई सी भी वैल्यू अपने अंदर स्टोर करा लेता है तो कैसे कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? कि एक के अंदर आप इंटीजर भी स्ट्रिंग भी सब कुछ स्टोर करा लो। यस सर। ये तभी पॉसिबल है जब एरे लिस्ट ऑटोमेटिकली अपने अंदर वैल्यू सेव करने से पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हो। कोई सी वैल्यू सेव करने से पहले उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए अपने अंदर वो सारी वैल्यू सेव कर पाता है एरे जी। लिस्ट। अब जब आप वैल्यू वापस मांग रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है। तो ये जो वैल्यू से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो तो अपने आप कर ले रहा है, हमें नहीं बताना कुछ, अपने आप कर ले रहा है। जी। लेकिन अब सब कुछ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जब आप वैल्यू रीड करोगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी पर्टिकुलर वैल्यू में। इसने, अब एक बात ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा ये, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब जी। वैल्यू रीड करोगे तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको रीड कैसे करना है? कन्वर्ट करके अपने पर्टिकुलर डाटा टाइप में। अच्छा, क्लियर? अब कोई एरर नहीं आ रही। मतलब यस सर, अगर कन्वर्ट इसे करना ही पड़ेगा। बाकी सब करेंगे तो दूसरे पे हमें होना चाहिए स्ट्रिंग। तो वैल्यू 2 क्या हो गई? कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। वैल्यू 3 पे क्या हो गया? कन्वर्ट डॉट टू बुलियन। तो यहां पे भी चेंज होगा, 1 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, और ये क्या है? कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। डेट टाइम। और यहाँ अभी पे हम भी अपना ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं ना? करेक्ट। क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एरे है, एरे लिस्ट है, वो अपने अंदर जो वैल्यू सेव करता है उसे ऑब्जेक्ट में सेव कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली में ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बॉक्सिंग वर्सेस इन अनबॉक्सिंग। ये अनबॉक्सिंग होता है, कुछ और वर्ड होता है, एक बार चेक करता हूँ। हाँ, अनबॉक्सिंग ही होता है। तो बॉक्सिंग वर्सेस अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग क्या होता है? रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग। कि मतलब ये जो दिखाता हूं, पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं आपको कि क्या क्या लिखा है मैंने। ठीक सर।
ठीक है, ये लिखा है मैंने, कन्वर्जन ऑफ डाटा टाइप टू रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग एंड अपोजिट ऑफ इट, मतलब कन्वर्जन ऑफ रेफरेंस टाइप टू वैल्यू टाइप इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। अब जब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक डाटा, एक ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस टाइप है। ऑब्जेक्ट क्या है कि रेफरेंस टाइप है। तो जब आप वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू है, 1 है, टेस्ट है, ये सब एक वैल्यू है। तो इसको जी। जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं बॉक्सिंग। अच्छा, और वैल्यूज डॉट, को रेफरेंस में कन्वर्ट करना, मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, तो बॉक्सिंग हो गया। करेक्ट, और ऑब्जेक्ट को वैल्यूज में कन्वर्ट करना अनबॉक्सिंग हो गया। तो इंटरव्यू में पूछेंगे पहले तो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है, तो आप ये समझाओगे, जी। उसके बाद बोलोगे कि डॉटनेट में एरे लिस्ट या फिर जो भी कलेक्शंस हैं वो बॉक्सिंग तो अपने आप कर देते हैं, मतलब वैल्यू को रेफरेंस टाइप में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन रिवर्स अनबॉक्सिंग हमें खुद करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर। ओके, अब ये तो हो गया रीड करना। अभी आप लाइन से रीड कर रहे थे, राइट? और लाइन से आपने इंसर्ट किया है। यस सर। अब कभी आपको कुछ बीच में इंसर्ट करना हो कि मुझे जैसे दूसरे वाले पे इंसर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए क्या है, इंसर्ट नाम का मेथड है। यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। मान लो सेकंड नंबर के इंडेक्स पे करना है। सेकंड नंबर मतलब 0 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। जी। क्या वैल्यू इसको, न्यू वैल्यू, ये इंसर्ट कर देता हूँ। अच्छा, मतलब वैल्यू चेंज कर रहे हैं अभी हम। वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट क्या करता है, जैसे ये 4 एरे का साइज क्या है, 4 है, जी। करेक्ट? अब अगर मैं बीच में यहाँ पे एक बंदा और घुसेड़ दूं तो ये नीचे वाले अपने आप नीचे नीचे खिसक जाएंगे, और ये जो नया बंदा है वो सेकंड नंबर के इंडेक्स पे आ जाएगा। तो अब जो याली वैल्यू होगी ये थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगी, ये फोर्थ इंडेक्स पे। ऊपर वाले सेम रहेंगे, नीचे वाले जहां अच्छा, से इंडेक्स पे हम घुसेड़ेंगे उसके नीचे वाले सारे एक एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है सर। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ओके, अब अगर आपको डिलीट करना हो, सर एक बार इसको करके दिखाना, मतलब इसी में ऐड हो जाएगा एरे लिस्ट में, जैसे ये हमने कैसे? इंसर्ट टू न्यू वैल्यू किया हाँ है हाँ, ये हमने। सब अभी इसलिए तो मेथड बनाया है, अभी पहले लिख लेते हैं। अभी ये सब जी। डिबग करके देखेंगे कि चीज क्या है और कैसे हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो हो भी रहा है, नहीं हो रहा। अभी लिख लेते हैं खाली, पर ये सब चीज जी। चेक करके देखेंगे। अब डिलीट फ्रॉम एरे लिस्ट, हमने क्या कर लिया भाई, इंसर्ट ऐड कर दिया, रीड कर लिया, और किसी बीच में भी इंसर्ट कर दिया। अब कुछ डिलीट डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? आसान आसान मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई वैल्यू रिमूव करनी है तब तो आपने सीधा वैल्यू डालोगे। वैल्यू क्या होती है, ये सब वैल्यू हैं। तो मान लो मुझे टेस्ट नाम की वैल्यू रिमूव करनी है, तो ये होता है। और डिलीट इंडेक्स, अगर इंडेक्स के बेसिस पे डिलीट करना है तो रिमूव एट, कौन सा इंडेक्स पे डिलीट करना है वो बता देना है आपको। जैसे मान लो मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करनी है तो ये बता दूंगा मैं। जी। तो अगर वैल्यू के बेसिस पे करना है तो वैल्यू दे दो रिमूव नाम के फंक्शन पे, और रिमूव एट से अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको वैल्यू डिलीट करनी है। तो कल को आपको मन जी। किया कि सब कुछ डिलीट कर देना है मुझे, तो कैसे करोगे? क्लियर करके कोई मेथड होगा, हाँ, क्लियर कर दोगे तो जो भी लिखा है सब डिलीट हो जाएगा। तब हमने क्या पढ़ लिया कि भाई ऐड भी कर दिया, उससे वैल्यू रीड भी कर ली, बीच में इंसर्ट भी कर दी, रिमूव कर दिया वैल्यू से, रिमूव कर दिया एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, और क्लियर भी कर दिया। क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं कि जो जो मैं कर रहा हूं कैसे हो रहा है काम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्शन, इसे अच्छे से रिवाइज करना है। जी। क्लोज ऑल, ये सब कमेंट कर देते हैं। आज की डेट डालेंगे, क्या है 25 सितंबर। ठीक है, हमारी क्लास का नाम क्या है, आप समझोगे कि मैंने क्यों लिया था वो मेथड, ताकि गलत है क्या स्पेलिंग, कलेक्शन एग्जांपल्स। ओके, क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल डॉट, ये क्या दूसरा खुला हुआ है आईटी एक्सपर्ट सर आप। पी सर, इसमें पी नहीं लगा हुआ एग्जांपल्स में। हाँ करेक्ट। अभी को देखते हैं, चलो क्या गड़बड़ है, अपने आप ही वो बता देता है। अच्छा मेरे, चलो उसे हो सकता है कहीं अपना रेफरेंस नहीं मिल पा रहा होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हमने बस उसने प्रोजेक्ट का ये ऐड कर दिया, रेफरेंस तो चल जाएगा। कभी कभी ना वो एरर फाइंड करने में दिक्कत आती है मुझे, मैं पता ही नहीं लग पाता कहाँ है कहाँ क्यों, नहीं। कोई भी एरर फाइंड करने के लिए बिल्ड करना है आपको, बिल्ड करोगे तो वो बता देगा कि जो जो एरर है उस पे वो तो लाइन नंबर वगैरह सब कुछ बता देता है। तो आपको बिल्ड, आप हमेशा रन करने की आदत मत छोड़ो, मत किया करो, पहले बिल्ड किया करो प्रोजेक्ट। अगर बिल्ड सही से हो गया तो रन करो। तो बिल्ड करोगे तो एरर लिस्ट में कुछ एरर, मान लो मैंने यहाँ पे गलत ये स्पेलिंग लिखी होती, जी। तो आप तुम्हें तो पता ही है, फिर भी मैं बिल्ड करूंगा तो एरर आएगी। ये देखो एरर आ रही है, एरर वाले को खाली देखो, वार्निंग को भूल जाओ। एरर में बता रहा है प्रोग्राम डॉट सी एस में लाइन नंबर 48 482 में ये, और एरर क्या है, टाइप ऑफ और नेम स्पेस ये मिसिंग है, कि भाई ये कुछ तुमने गड़बड़ क्लास का नाम लिखा है, मिसिंग है ये। तो आप चेक करो, फिर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल लौटते हैं अपने टॉपिक पे। ओके सर। एरे लिस्ट ऑपरेशन करते हैं, और अब करते हैं डिबग करके चेक इसे। एक एक चीज और सारी चीजें डिबग कर जरूर किया करो, डिबग से ये आइडिया लगता है कि कैसे काम हो रहा है। देखो भाई, अभी ओबीजे एरे में क्या पड़ा होगा बताओ। क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, किसी क्लास के वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। जी। अब थोड़ा स्लो हो गया मेरा सिस्टम, एक सेकंड रुको। ये देखो अभी नल पड़ा हुआ है, दिख रहा है। यस सर। अब करते हैं F10, और अब ऑब्जेक्ट बन गया। अभी देखो काउंट 0 है, हम्म। एक डाल दिया, काउंट 1 हो गया। जैसे जैसे डालते रहेंगे काउंट बढ़ता रहेगा। अब काउंट 4 हो गया, इसमें यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगा कि पहले नंबर पे 1 है, दूसरे पे टेस्ट है, तीसरे पे फॉल्स है, चौथे पे डेट टाइम जो अभी हो रहा है सिंगापुर में वो टाइम है। सर जैसे हम F10 कर रहे हैं तो F11 से भी तो सेम ही काम होता रहता फिलहाल है सेम ना? होता है, लेकिन अगर हाँ, लेकिन F11 का वहां पे यूज करना है अगर किसी मेथड के अंदर घुसना है। जैसे इस क्लास में ये क्लास अलग है, वो क्लास अलग है, अब तुम्हें इस मेथड के यस अंदर सर। घुसना था तो यहाँ पे तो F11 करना पड़ेगा। F11। हाँ, ये बहुत बेसिक चीज है, इसे जितना डिबग करोगे तो ये अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी ये। जी। और इसका शॉर्टकट देखना हो तो यहाँ पे डिबग वाले पे जाओ, ये देखो F10 ये लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, ये रहा F10। F10 का मतलब है स्टेप ओवर, कि मतलब भाई एक एक स्टेप उसके ऊपर से आगे बढ़ जा। स्टेप यस सर। इनटू, F11 का मतलब स्टेप इनटू कि उसके अंदर घुस जा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब वैल्यू पहले रीड करनी होगी तो कन्वर्ट करेगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
ऐसे 2 3 4 सब में हमने कन्वर्ट कर ली, तो वैल्यू हमें टेस्ट, यस सर। और तीसरे पे फॉल्स, और चौथे पे जो भी वैल्यू हमने निकाली वो मिल जाएगी। जी अगर बीच में इंसर्ट करना था न्यू वैल्यू, देखो अभी ओबीजे एरे में 4 वैल्यू पड़ी है, काउंट 4 है। अब जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा, काउंट क्या हो जाएगा, 5। हाँ काउंट 5 हो गया। अब देखो न्यू वैल्यू बीच में आ गई, नीचे वाले अपने आप नीचे नीचे खिसक गए। यस सर। क्लियर। अब मैं रिमूव क्लियर है। करूंगा टेस्ट को। जैसे टेस्ट को रिमूव किया, काउंट फिर से हो गया 4। रिमूव में भी यही होता है कि टेस्ट बीच में से हट गया, बाकी ऊपर ऊपर खिसक गए। जी करेक्ट। अब मैं क्या किया, मैंने दूसरे नंबर पे जो इंडेक्स था उसे भी रिमूव कर दिया, तो अब 3 बचे और 3 वैल्यू बची। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, क्लियर और कर दिया। तो अब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन काउंट कुछ भी नहीं है उसके अंदर। काउंट कुछ भी नहीं है सर, ये तो क्लियर है। ओके। अब एक दो फंक्शन और भी फंक्शंस के तुम ट्राई करके देखना कि इसमें क्या क्या चीज है, डॉट करके देखोगे ना। जैसे सर इसको एक बार प्रिंट करके बता दो। किसको, यही सारा ये प्रिंट करने का। प्रिंट करने का मतलब क्या, समझ क्या मतलब कि ये जो वैल्यू है इन्हें प्रिंट करा दूं। जी उसमें तो कंसोल डॉट राइट लाइन से प्रिंट हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो लेकिन अभी अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, फिर ये अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो दोबारा कर लेंगे। बट अभी ये समझो कि और इसमें क्या क्या हो सकता है। ओबीजे एआर से जैसे और मेथड, तुम्हें कुछ कुछ मेथड अपने आप देखने हैं। जैसे एक ऐड रेंज अपने आप चेक करना। ऐड रेंज का मतलब क्या है, क्या लिखा है, एक कलेक्शन के अंदर दूसरा कलेक्शन, दो कलेक्शन बनाओ, उस एक में 3 वैल्यू डालो, दूसरे में 4 डालो। अब ऐड रेंज करके दूसरे कलेक्शन को पहले में डालोगे तो पहले में 7 वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये वाला सर क्या होता है, मतलब ये वाला मतलब नहीं आ रहा एक, सर। क्यों नहीं आ रहा इसमें, क्या है, जैसे अभी आप क्या करते हैं, एक वैल्यू ऐड करते हैं, एक सिंगल वैल्यू। हाँ बिल्कुल। अब वो ऐड मेथड है। और ऐड रेंज एक और मेथड दे रखा है, ऐड रेंज। ऐड रेंज का मतलब क्या है कि एक साथ 3 4 वैल्यू सेव कर दो। और 3 4 वैल्यू अच्छा कैसे एक सेव में हो ही सकती। 3 4। हाँ, एक में एक साथ ही 3 4 कैसे होगी, एक और एरे लिस्ट बना लोगे। कराने को तो मैं सारा करा दूं तुम्हें, लेकिन मैं करा दूंगा तो स्पून फिटिंग हो जाएगी, फिर जब कंपनी में तुम्हें नया काम मिलेगा तो तुम कहोगे अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा। तो ये चीजें कुछ अपने आप करके देखो। ओके सर। ठीक है, तो इसमें जैसे ऐड करके करोगे 3, फिर लास्ट में क्या करना है तुम्हें, ओबीजे एर में ऐड रेंज करके ये वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डाल देना है ऐसे। और फिर चेक करना है कि भाई अब क्या हो गया ओबीजे में। तो जितनी भी वैल्यू इसमें सेव कराई होगी वो इसमें आ जाएगा। क्लियर। क्लियर है सर। और कौन सा देखना है तुम्हें, और भी मेथड इनके चेक करो, जैसे कैपेसिटी चेक करो, कैपेसिटी में क्या वैल्यू आ रही है। ये प्रॉपर्टी है, जिसके आगे स्टार लगा होता है वो प्रॉपर्टी है, जिनके आगे इस तरह का बना है वो मेथड होता है। ना चलो। तो एक दो मैं बता देता हूँ, और भी एक आधा जो इंपॉर्टेंट है। क्लोन, क्लियर क्लोन, कंटेन्स, एक कंटेन्स है। अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरे एरे में ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, जी तो जैसे इफ, तो वो उसके लिए कंटेन्स मेथड है। चलो इफ नहीं, नॉर्मली ऐसे मतलब कहीं पे भी चेक करना हो। और इसे लिख देता हूँ, चलो ये तुम्हारे काम की चीज है, कंटेन्स। कंटेन्स को क्योंकि कई बार हम यूज करते हैं, कई बार हमें चेक करना पड़ता है कि मेरे एरे में पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती। तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये मेथड ही है ना, देखो। कोई भी मेथड जो जी इनका मेथड होगा उनके ऊपर अपना कर्सर ले जाओ, अपने आप बताएगा। क्या बता रहा है, डिटरमाइंस वेदर एन एलिमेंट इन इज इन द एरे लिस्ट और नॉट, या फिर इज इन द एरे लिस्ट। ये बताता है कि भाई एरे जो एलिमेंट आप चेक कर रहे हो वो एरे लिस्ट में है या नहीं है। ट्रू इफ आइटम इज फाउंड इन द एरे लिस्ट, अगर आइटम मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। जी। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से मेथड पढ़ पढ़ के देखना। अभी बताओ क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। कैश ट्रू करेगा। नहीं ये तो रिमूव कर दिया मगर हमने। ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। फॉल्स करेगा। करेक्ट, तो फॉल्स करेगा। तो ऐसे ही समझ के दिमाग लगा के बोला करो, ये नहीं कि
डाला है तो ट्रू करेगा। क्यों करेगा? अब तो सब यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया, कुछ है ही नहीं तो फॉल्स करेगा। अगर यही लाइन यहाँ पे लिखी होती हमने, अब क्या करता रिटर्न? अब ट्रू करता हूँ। अब ट्रू करता है, क्योंकि अभी तक तो डिलीट हुआ ही नहीं कुछ। यस सर। क्लियर? कोई डाउट या दिक्कत इसमें अरे लिस्ट को समझने में? सर मैं कभी-कभी ना रन करने में प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों को। जैसे क्या प्रॉब्लम होती है बताओ? जैसे एक वो था, कंस्ट्रक्टर था, हम्म। उसे मैं रन नहीं करा पा रहा, मतलब था कुछ नहीं, एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ था और हाँ, उसमें कंसोल डॉट आई एम द कंस्ट्रक्टर ऑफ इस तरह से कुछ लिखा हुआ, तो मैं उसको कैसे रन करूँगा? तो कंस्ट्रक्टर को बताओ कैसे रन करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कराता है वो, करेक्ट। तो तो कंस्ट्रक्टर को उस कभी भी तुम ये लाइन लिखोगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। तुम्हें कोई कंस्ट्रक्टर को तुम कभी कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जी, बताया था ना, स्पेशल मेथड होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम होते हैं, बट उन्हें डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं वैल्यू कर सकते जी, कि आप जबरदस्ती डॉट करके कोई मेथड की तरह यूज नहीं कर सकते। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। बताया था ना, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, हमारे हाथ में नहीं है उन्हें कॉल करना। जी। बट कंसोल डॉट राइट लाइन करके तो लिखते थे ना हम, जो भी है, जैसे हाँ, तो वो तो ओबीजे कंस्ट्रक्टर के अंदर जब var1। ऑटोमेटिकली, हाँ, जब ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो जो लाइन लिखी होगी उसके अंदर वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं यस सर। और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूं, हुँ, तो मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा वहां पे। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं कोई अपने हाथ से चेंज नहीं, कॉल नहीं कर सकता इसे, मेरे हाथ में कुछ हाँ, नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं रन हाँ। करूंगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, देखो अपने आप ही वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। हुआ तो कॉल। ये और ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, आई एम कंस्ट्रक्टर? क्यों नहीं प्रिंट होगी? जब कोई कॉल चीज कॉल होगी तो प्रिंट तो होगा ही ना। और सर वो प्रिंट कैसे होगा? वो ये ये प्रिंट हो होगा, गया। लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा ऐसे, बस ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दूँ। अब फिर तुम मतलब तुम्हें फिर बेसिक तुम्हारे भी क्लियर नहीं है ना। प्रिंट कैसे नहीं कैसे बताओ? अगर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है तो क्यों प्रिंट नहीं होगा? कोई एक रीजन बताओ कि प्रिंट मतलब डॉट नेट बोलते नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। ऐसा कुछ थोड़ा ना होता है। अगर आपने हुँ, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है तो वो प्रिंट होना ही होना है। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने मान लो दो कंस्ट्रक्टर बना दिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो कंस्ट्रक्टर की क्लास को दोबारा से रिवाइज करो। जहां पे कहीं दिक्कत आ रही है कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा, तो उसे रिवाइज करो। और यहाँ पे ये लिख दिया आपने, अब आप प्रिंट करा रहे हो, दिस इज, तो अब दोनों में से एक ही प्रिंट होगा, चाहे ये होगा चाहे ये होगा। क्योंकि दोनों एक साथ प्रिंट नहीं हो सकते ना, एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बताया था ना मैंने कंस्ट्रक्टर की क्लास में। जी, जी, बताया था बिल्कुल। करेक्ट। तो ओनली तभी प्रिंट नहीं हो पाएगा जब आपने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और दोनों में कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है। तो एक टाइम पे या तो ये वाला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट तो है। या तो इसको हुँ, खाली छोड़ोगे या फिर इसके अंदर कोई वैल्यू डालोगे। अगर वैल्यू डालोगे तो दूसरा वाला कॉल होगा, दूसरा वाला कॉल नहीं होगा। डालोगे तो पहला वाला होगा। जी। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार हमारे माइंड में हमें लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं सकता, बट जैसे ही तुम प्रैक्टिस करके देखोगे तो कर लोगे। या फिर नहीं भी कर पाओगे तो सोचोगे, दिमाग लगाओ कि क्यों नहीं हो रहा होगा, तो उसका पर्टिकुलर रीजन मिलेगा। गूगल करो कि भाई ये मेरा कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, अपने आप ही तुम्हें एग्जाम्पल मिलेगा, उस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करो। जी। ठीक है? तो ज्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो हम अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कई बार कि मैं अपने दिमाग में सोचता था ये तो बड़ा मुश्किल है यार, आज का ऑफिस का टास्क पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जब आप करने बैठो, गूगल करो, ये करो, तो अपने आप ही वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता रहता है। चलो, फिर भी नहीं हो पाएगा, गूगल करने के बावजूद तुम्हें ना मिले तो मेरे को उसी टाइम पे मैसेज डाल दो, मैं बता दूंगा क्या गलती है, क्यों नहीं हो रहा कॉल। जी, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर 3 से 4 बार मतलब प्रैक्टिस कर ली सारी चीज़, बस यहीं आके अटक जाता हूँ मैं। हाँ, तो बताओ बाकी अब तो सब ये, कुछ कॉल होता है, स्टैटिक, अब तो नॉन लेकिन समझ, स्टैटिक सब कुछ। जी। हाँ लेकिन अब तो समझ में आ गया ना कि कैसे यस, किया। यस। कि यस जैसे ही सर। ये ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली डिबग करके, हर चीज को डिबग करके देखो, लेकिन जब तक डिबग करके जी। नहीं देखोगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आता। अभी डिबग करके देखा तो हम एरे लिस्ट के अंदर तक समझ गए कि क्या क्या हो रहा है।
अगर बिना डिबग करके ये छोड़ दिया होता तो पता होता कि ऐसा होता है, लेकिन हमें समझ में ना आता। तो डिबग करके हर चीज टेस्ट करो। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं अगले कलेक्शन के बारे में। अब मान लो इस कलेक्शन में 1000 वैल्यू होती एक एरे लिस्ट में। थोड़ी सी और दिक्कत है एरे लिस्ट में भी। हर चीज का देखो, नई चीज का हमेशा जन्म क्यों होता है? क्योंकि पुरानी चीज में कोई ना कोई दिक्कत रह गई जाती है, यस सर। राइट? तभी हम कोई नई चीज बनाते हैं। अगर पहली बार में ही मोटरसाइकिल के अंदर के ऊपर हम 50 लोग बिठा के बिल्कुल 1000 की स्पीड में कहीं भी पहुंच जाते, तो कभी भी नई चीज, कार या फिर प्लेन या फिर बस का आविष्कार ही ना होता। तो हमें यस सर। कभी हमेशा ही लगता है कि कोई चीज कमी रह गई, तो हम सोचते हैं कुछ नया बनाते हैं। तो इसमें ये क्या कमी थी? अब देखो 1000 वैल्यू होगी यहाँ पे। अब 1000 को रीड करो आप कैसे? एक एक आपको हजारों पे पता होना चाहिए भाई, कौन सी वैल्यू कहाँ है क्या नहीं है। एक प्रॉब्लम तो इसमें ये दिख रही है मुझे, राइट? जी। कि मुझे मान लो 1000 में 50वें नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो 50वें नंबर पे पता होना चाहिए कि वो बूलियन है, स्ट्रिंग है, क्या है, तभी तो कन्वर्ट कर पाऊंगा, वरना कन्वर्ट कैसे कर पाऊंगा? यस ठीक सर। है, एक प्रॉब्लम तो ये दिख रही है। और दूसरी जेनरिक प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसमें डालता तो जा रहा हूं, मान लो 1000 वैल्यू डाल दी मैंने, और मुझे पता करना है कि भाई क्या बोलते हैं कि अमित नाम की वैल्यू कहाँ पे सेव है, राइट? अमित नाम की वैल्यू कहाँ पे सेव है? तो वो पता करने में मुझे मान लो 900, 1000 में से 999 नंबर पे अमित नाम की वैल्यू सेव होती। तो मुझे क्या करना पड़ता? पहले पहले में जाता, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, मतलब 999 तक ढूंढना पड़ता, फिर जाके मुझे एक वैल्यू मिलती कि अच्छा ये है अमित, और फिर हम वो वैल्यू रीड कर लेते। करेक्ट? जी। तो ये जहां पे भी इस तरह की चीज है, वहां पे सर्च करने में दिक्कत है। मतलब इस एरे लिस्ट में सर्च में दिक्कत है। आप वैल्यू डाल दो, बहुत सही है। प्रिंट, कुछ कम वैल्यू होंगी तो प्रिंट आउट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्च नहीं हो सकता। तो सर्च करने के लिए बताओ क्या तरीका अपनाते हैं हम जनरल लाइफ में? मान लो मुझे, मेरे पास मेरी किताब है, बुक है मेरे पास, जी। मुझे उसमें 5वें नंबर का लेसन कौन से पेज पे है, ये सर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो देखते हैं सर, इंडेक्स क्या? देखते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही बोला है। इंडेक्स देखते हैं भाई, कि पहला इंडेक्स का पेज होना जरूरी है। अगर पहला इंडेक्स का पेज मैं यस फाड़ सर। दूं, तो तुम्हें अगर 8वें नंबर के पेज जाना है तो एक एक करके जाना पड़ेगा ना, कि एक एक यस करके सर। आगे गया भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो इंडेक्स हेल्पफुल रहता है। तो जहां पे भी देखो सर्च करने की बात आएगी ना, सर्च को एफिशिएंट बनाने के लिए, वहां पे इंडेक्सिंग कंसेप्ट आएगा। चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज पे आए, जहां पे भी सर्च को इंप्रूव करेंगे, वहां पे इंडेक्सिंग नाम का कंसेप्ट आएगा। जी। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, तो अब आते हैं हम हैश टेबल पे। तो हैश टेबल क्या है? हैश टेबल कहता है मैं वैल्यू स्टोर तो करूंगा एरे लिस्ट की तरह, लेकिन मैं सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा। मैं यहां पे लिख देता हूं पहले। तुम अपने नोट्स बनाते हो ना, जैसे जब अपने आप करते हो टास्क, तो यस सर, बनाता हूँ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे रिवाइज भी करना होगा ना। यस सर। हैश टेबल क्या नोट्स तो कहता है हाँ, हैश टेबल कहता है मैं वैल्यू स्टोर करूंगा, लेकिन ऐसा मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं वैल्यू स्टोर करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, और बाद में कोई बंदा सर्च करे तो मैं सर्च ही ना कर पाए। फिर फायदा ही क्या है? क्योंकि हम डाटाबेस में वैल्यू क्यों स्टोर करते हैं? जिससे कल को उसमें सर्च कर सकें, कुछ वैल्यू ढूंढ के निकालनी हो तो निकाल सके। ऐसा थोड़ा ना है कि हम सारे कपड़े मान लो एक कमरे में फेंक दिए हमने, उसके बाद हमें एक नीले रंग की जीन्स निकाल ली है तो ढूंढते रह गए। तो इन्होंने कहा यार कि अगर हमें तमीज से वैल्यू सेव करनी है, तो हमें वैल्यू को की एंड वैल्यू के पेयर में सेव करना पड़ेगा। हमें वैल्यू कैसे सेव करनी पड़ेगी? की एंड वैल्यू के पेयर में। कि मतलब एक वैल्यू के साथ उसकी की भी आएगी। और जब भी सर्च करनी होगी, सर्च करना होगा, तो हम की डालेंगे और वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हैश टेबल ने कहा भाई की वैल्यू सेव करो, और फिर तुम जब भी की डालोगे तो मैं लाइन से चेक नहीं करूंगा, सीधा वो की पे जाऊंगा और वैल्यू तुम्हें दे दूंगा। जैसे इंडेक्स में होता है कि अगर हमें पता है पांचवा चैप्टर हमारा 110 नंबर पेज से है, तो हम पहले जी। दूसरे पे नहीं जाते, हम सीधा सीधा 110वें नंबर पे 110 जाते पे हो, अपना जाएंगे। पेज खोल लेते हो। यस सर। क्लियर? तो हैश टेबल इसी काम के लिए आया। चलो हैश टेबल बनाते हैं।
ठीक है, अब इसमें क्या है, सब कुछ उसी के जैसा है, एरे लिस्ट जैसा ही। ऐड वैल्यू करनी होगी तो इसमें लेकिन दो वैल्यू देनी है, एक तो उसकी की देनी है। अब देखो खोल के देखो तो बता देगा ये कि की भी ऑब्जेक्ट टाइप देनी है, किसी भी तरह की हो सकती है और किसी भी तरह की वैल्यू भी हो सकती है उसकी। तो पहले एक की देते हैं और ये वैल्यू देते हैं। इस बार इसकी की देते हैं स्ट्रिंग टाइप की, वैल्यू देते हैं बूल टाइप की, किस फिर की देते हैं, कुछ भी दे दो, और वैल्यू दे देते हैं ठीक है। तो इस तरह के इसमें वैल्यू सेव करते हैं कि की और वैल्यू। तो यहाँ पे सेव करने में तो हमें हल्का सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि एक की भी देनी पड़ेगी, लेकिन जी फायदा कहाँ होगा, जब भी हमें सर्च करना फाइंड होगा। करने में। जी करेक्ट। कैसे रीड करते हैं भाई, इंट वैल्यू 1 इक्वल टू ओबीजे हैश टेबल, और यहाँ पे उसकी की दे दो। करेक्ट। अभी बताओ एरर क्यों आ रही है यहाँ पे। कन्वर्ट नहीं करा। करेक्ट, कन्वर्ट नहीं किया। और जीरो की लेते हैं पहले, और जीरो में क्या है, हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। और कन्वर्ट भी किस में करना पड़ेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में। में। क्लियर। यस सर। ऐसे ही सारी वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा लेकिन इसमें एक सेकंड, एक सेकंड रुको। इसमें इसके हमें की डालनी होती है जहां तक मुझे याद है। पहले एक करके देखते हैं, फिर कंफर्म करता हूँ। चलो पहले से एक सीधा कॉल करके देखते हैं, देखते हैं की ले रहा है या इंडेक्स ले रहा है। फेस्टिवल ऑपरेशन, डिबगर हमने लगा रखा है, तो सीधा कंटिन्यू कंटिन्यू कर देंगे। आशा आ गया ऑलरेडी। वैल्यू में क्या आ गया, टेस्ट आ गया। टेस्ट। तो जो हमने की मतलब ये की डालनी होती है, इसमें इंडेक्स की जगह की डालनी होती है। तो जब हमने की डाली एक, तो इसकी वैल्यू टेस्ट आ गई। ऐसे ही सारी वैल्यू हम ले लेंगे। बस वहां पे याद रखना, एरे लिस्ट में क्या डालना था आपको, एरे लिस्ट में आपको क्या डालना था, इंडेक्स डालना था, यहाँ पे की डालनी पड़ती है। जी इसकी की क्या है, एबीसी। ABC। कन्वर्ट किस में होगा ये, बूलियन में। तीसरी वैल्यू क्या है, डेट टाइम। कन्वर्ट भी किस में होगा, डेट टाइम में। और जो इसकी की है वो है 3। इसकी भी की क्या है, इसकी भी की साथ में लिख देते हैं 4। कन्वर्ट होगा ये टू स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग ही है, ये सही है। यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। हो गया सबका काम। सर ये ओप्स का ही है ना ये भी कॉन्सेप्ट, या ओप्स खत्म हो गया अब हमारा। ये ऊप्स कंसेप्ट खत्म हो गया, 4 ही कंसेप्ट थे ऊप्स के, जो अच्छा। उसको इम्प्लीमेंट किया था। अब ये डॉट नेट का जी सी शार्प का कंसेप्ट है, कलेक्शन। अब रीड कर लिया हमने वैल्यू, तो देखते हैं इसमें इन्होंने बीच में इंसर्ट करने का भी दे रखा है, नहीं दिया। तो बीच में इंसर्ट करने का इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा, तो बीच में आप इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वैसे भी की वैल्यू के बेसिस पे कर रहे हैं, तो इसको जी इंडेक्स से मतलब नहीं है। ठीक है। अब आपको अगर रिमूव करना होगा सेम उसी की तरह,
अगर यहाँ पे रिमूव में क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट में की देनी पड़ेगी। बता देता है मेथड ना, अपने आप ही बता देंगे मेथड क्या देने की। तो की देनी है आपको। तो मान लो मैंने ABC नाम की की को रिमूव कर दिया। क्लियर मेथड भी सेम उसके जैसे ही है कि सब कुछ क्लियर कर देगा। सब कुछ क्लियर कर। काउंट मेथड भी है कि जो काउंट बता देगा। काउंट मेथड है, प्रॉपर्टी है। काउंट में से प्रॉपर्टी है। काउंट बताता है कि कितनी वैल्यू इसके अंदर सेव है। हाँ, प्रॉपर्टी है ये। तो ये क्या बता देगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वैल्यू उसके अंदर सेव है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी काउंट मेथड मिल जाएगा तुम्हें। एरे लिस्ट में भी काउंट मेथड मिल जाएगा, काउंट प्रॉपर्टी मिल जाएगी। काउंट क्या बताता है कि मेरे एरे लिस्ट में कितने काउंट है अभी। क्लियर। तो कभी ये आपको लूप वूप चलाना हो तो आपको ये काउंट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लूप अगर आपको सारा एक लाइन से चलाना हो तो 0 से स्टार्ट करो और काउंट तक ले जाना है आपको। क्लियर। जी। इसे भी चला के एक बार देख लेते हैं। चलो चला के एक साथ देखेंगे। ये तो सेम ही था, तो तुम्हें ये समझ आइडिया लग गया होगा। अब मैं दो और हैं, वो दोनों भी पढ़ा दूं, फिर चला के देखेंगे सबको एक साथ। ओके सर। सर ये तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी याद करने के लिए। नहीं, ये एक बार की बात है। अभी जैसे तुम काम करोगे ना, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है एक्चुअली। अब तुम्हें ये समझ लो कि मैं अगले आने वाले 40 साल यही काम करना है। तो जब 40 साल यही काम करोगे तो ये इतनी ज्यादा चीज थोड़ा ना, 40 साल के लिए। अगर तुम्हें 2-3 महीने काम करके बस घर बैठना है तब तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर तुम्हें पूरी जिंदगी जी। यही इसी से पैसा कमाना है, इसी से पूरी लाइफ सेट करनी है, तो यस ये सर। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। सही बात है सर। अब आता है स्टैक। स्टैक क्या है? स्टैक एक कंसेप्ट पे चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी कलेक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने अगर एक किताब रखी होगी, एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी। जी। अब आपको सबसे पहले उठानी होगी तो कौन सी किताब उठाओगे? जो सबसे ऊपर होगी, जी। 5वें नंबर वाली। राइट। यस सर। लेकिन 5वें नंबर वाली क्या रखी कब थी आपने? सबसे लास्ट में। लास्ट में। राइट। तो इसी चीज को लास्ट इन स्टैक फर्स्ट कहते आउट। हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी। इसे स्टैक कहते हैं। तो कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट आए जहां पे आपको ऐसा कलेक्शन चाहिए हो कि आपको लास्ट में जो वैल्यू डाली है वो सबसे पहले रिटर्न करनी है, तो वहां पे स्टैक का यूज करोगे। स्टैक कैसे? वही स्टैक का क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट बनाओ इसका। अब इंसर्ट करने के लिए ऐड द वैल्यू करने के लिए क्या होता है? पुश। इसमें होता है पुश। इसमें ऐड या इंसर्ट नाम का मेथड नहीं होता। इसमें मेथड को बोलते हैं पुश। पुश। पुश मतलब इंसर्ट कर दे भाई। और एक यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना ध्यान से। पुश और क्या है? डेट टाइम बताओ। मोस्ट पॉपुलर यही चार डाटा टाइप होते हैं, इसलिए मैं यही चार लेता हूं हमेशा। अब इसमें वैल्यू रीड करनी होगी तो एक अलग चीज है, उसे बोलते हैं पॉप। पॉप कि मतलब भाई वैल्यू को पॉप कर दे, बाहर निकाल दे। लेकिन पॉप के साथ दिक्कत क्या है? पॉप विल रीड एंड डिलीट। अगर मैं पॉप कर दूंगा तो वो रीड भी कर देगा, डिलीट भी कर देगा। बात समझ रहे हो? जी। मतलब रीड करते ही तो वो पॉप गायब से हो जाएंगी वैल्यू। करेक्ट, रीड करके गायब। फिर अगली बार लोगे तो पहली बार लोगे तो ये आएगी, दूसरी बार लोगे तो ये आएगी, तीसरी बार ये, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, जी। इसलिए। तो पॉप से पहले एक और मेथड है पीक। पीक क्या करता है? इट वॉन्ट डिलीट, इट विल जस्ट गिव लास्ट वैल्यू। तो बताओ
जब ओबीजे स्टैक डॉट पीक करूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी मुझे? लास्ट वाली हाँ, कौन सी है लास्ट वाली बताओ? डेट टाइम है ना? डेट टाइम। करेक्ट, तो डेट टाइम आएगी। अब कितनी बार भी पीक कर लूं, कितनी बार भी पीक कर लूं, हमेशा वैल्यू कौन सी मिलेगी मुझे? लास्ट से ही चलेंगे वैल्यू। हमेशा लास्ट ही चलेंगे, अब क्योंकि लास्ट में यही पड़ा हुआ है तो यही जी। मिलेगी। स्टैक की एक बात ध्यान रखना, ना इसमें कोई बीच में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ना ही कोई बीच में वैल्यू डिलीट कर सकते हो, ना ही बीच से कुछ भी नहीं कर सकते। पीक को अगर मैंने 5 बार भी लिखा तो पांचों बार वो लास्ट वैल्यू देगा। क्लियर अच्छा, है कोई डाउट? तो अगर क्लियर है तुम्हें सर। एक एक करके वैल्यू निकालनी है तो पीक की जगह क्या करोगे? पॉप करोगे। पॉप क्या करेगा? रीड निकालेगा भी और क्या कर देगा साथ में? लास्ट से डिलीट कर फर्स्ट की देगा। तरफ। अभी तो करेक्ट, तो हम अगली बार क्या मिले? मतलब हाँ बोलो। जैसे ये था पीक। पीक में कन्वर्ट टू डेट टाइम कर रहे थे हम। तो अगर हम डेट टाइम की जगह बूलियन लें और उसके बाद स्ट्रिंग लें तो वही काम होगा ना कि नीचे से ही चलेंगे ऊपर की तरफ। इसमें कुछ और कैसे ले सकते हो? हर बार वो कह रहा है, ये क्यों लेते हैं हम? जोन सी वैल्यू हमें मिलती है उस वाली वैल्यू लेते हैं ना। अब ये हर बार डेट टाइम देगा और यहाँ पे बूल ले लोगे तो बोलेगा भाई बूल क्यों ले लिया, जब मैं डेट टाइम दे रहा हूं तो डेट टाइम लेना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कि पीक करते हो तो वो वैल्यू को डिलीट नहीं करता, बस जो लास्ट वैल्यू है उसे रिटर्न कर देता है। बस लास्ट लास्ट वैल्यू ही क्या है? वैल्यू रिटर्न करेगा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं करेगा। लास्ट वैल्यू ये तो लिखा अच्छा। है, इट वोंट डिलीट, इट विल जस्ट गिव लास्ट वैल्यू। और हम्म। स्टैक में लास्ट के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आप ले ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टैक अच्छा। को यूज ही तब करना है जब आपको लास्ट लास्ट हम्म। वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर लास्ट लेके डिलीट करते जाओगे तो आपको एक एक करके पिछली वैल्यू मिलती रहेगी। अच्छा। और डिलीट कौन करता है? वो पॉप करता है। पॉप करता है। क्लियर हो रहा है सर अब। क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अरे यहाँ पे टू स्ट्रिंग नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंटीजर लेना पड़ेगा, हो गया काम। तो ये होता है भाई स्टैक का काम। यही तीन ऑपरेशन है इसमें, पुश, पीक और पॉप। और बाकी डिलीट डिलीट तो है ही, मतलब बीच से डिलीट नहीं कर सकते। आपको अगर डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्लियर। क्लियर क्या करेगा? सब हटा देगा। जी। बीच से इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब बस इतना ही है, यही मेन तीन फंक्शन है इसके, पुश, पॉप और पीक। इंटरव्यू में पूछते हैं पॉप और पीक में क्या डिफरेंस है, तो अब आप समझ गए। पीक विल ऑलवेज रिटर्न द लास्ट वैल्यू एंड डजंट डू एनीथिंग एल्स, बट पॉप इट विल विल रिटर्न रीड द एंड लास्ट वैल्यू डिलीट। एंड डिलीट इट एज वेल, so that we will always get a new value which is at the last index, last available index. अब इसी का भाई आ गया एक, इसे क्या बोलते हैं? क्यू ऑपरेशन। क्यू मतलब क्या होता है? लाइन। लाइन में लगते हैं ना हम, तो यस जो सर। पहले लाइन में लगता है, जो पहले लाइन में लगता है वही पहले उसी का काम होता है, राइट? तो ये कौन सा यस सर। सिद्धांत पे चलता है? फीफो। फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो भाई पहले लगा है पहले वही काम करेगा। तो ये कंसेप्ट कौन सा फॉलो करता है? फीफो का। कैसे बनाएंगे? पूरा वही काम है। इसमें ऐसे नया ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें नई वैल्यू डालने के लिए एनक्यू करना पड़ता है। नई वैल्यू कैसे आएगी? एनक्यू। उसमें पुश और पॉप, इसमें एनक्यू और डीक्यू। कहीं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कहीं दिक्कत हो तो बताना, पर सिंपल है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ। जी। इसमें क्योंकि सेम चीज है, वही है, बस इसमें क्या है कि पहली वैल्यू निकलती है, जो पहले डाली है वही निकलेगी, लास्ट वाली नहीं निकलेगी। ओके सर। और सेम वैसे ही है। अब इसमें भी पीक है, अगर पीक करते रहोगे, तो लास्ट फर्स्ट वैल्यू मिलती रहेगी। बताओ कौन सी मिलेगी? फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट कौन सी?
तो मतलब 1 1 मिलता रहेगा, करेक्ट, हर बार 1 जी। मिलता रहेगा। कितनी बार भी पीक कर लो 1 मिलता रहेगा, कुछ काम नहीं कर सकते इसमें बीच में, ना ही कुछ बीच में से कुछ कर ही नहीं सकते, ना डिलीट कर सकते, ना इंसर्ट कर सकते, ना कुछ भी। जी। एरे एरे लिस्ट और हैश टेबल में बीच-बीच में से हर जगह से रीड कर सकते थे। इसमें बीच में से कुछ काम नहीं हो सकता। अगर आपको डिलीट करना है, तो क्या करना यस है, सर। डीक्यू। DQ। डीक्यू डीक्यू क्या करेगा? पहले क्या देगा, इंट देगा। अच्छा, DQ का काम पॉप की तरह है। करेक्ट, डीक्यू बिल्कुल पॉप की तरह है। ये क्या करेगा, ऊपर से वैल्यू निकालना शुरू ऊपर करेगा, से। एक-एक करके आपको जी। देता रहेगा। टेंशन मत लो, बस यही चाह रहे हैं, कलेक्शन। तो बहुत ज्यादा याद नहीं करना आपको, बस इतना ही याद करना है। और इसमें भी ऊपर के 2 ज्यादा काम आएंगे, ये लास्ट स्टैक क्यू उतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते। हो गया काम, बाकी क्लियर तो है ही। हाँ यस सर, वैसे क्लियर है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी क्लियर नाम का मेथड तो है ही इसमें भी, कि सब कुछ करना तो ओबीजे क्लियर क्लियर कर दो। और क्लियर, यस सर। ठीक है, आप बताओ इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी भी कलेक्शन में? यही 4 कलेक्शन अभी आपको इंपॉर्टेंट है। और भी 1-2 कलेक्शन है, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी ये 4 कलेक्शन आपको समझने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है दबा के। जो मेथड मैंने नहीं बताए, उनको मेथड को भी करना है। कैसे करना है खुद समझ में नहीं आ रहा, तो गूगल करो कि इस मेथड को कैसे यस होता है, सर। एग्जाम देखो और फिर खुद ओके सर। करो उसे। क्लियर कर लोगे? यस सर, कर लूंगा। कल ही मैं ट्राई कर आज वीडियो डल जाएगी क्या सर? हाँ, आज मैं डाल दूंगा वीडियो, अभी आधे या 1 घंटे में डाल दूंगा। अभी मैं नाश्ता हाँ करने तो जा फिर रहा हूँ, मैं। चाय पानी जी। के बाद डाल दूंगा। हाँ ठीक ठीक है, है, फिर मैं आज ही इसकी प्रैक्टिस करता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। चलो फिर, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं सर, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो। हाँ राम राम। आवाज आ रही है? हेलो। अरे कैसे रुला रखी है ये? क्या? तबीयत पहले से ठीक है। हाँ, दर्द वर्द तो है खैर अभी।